नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के 5वें अध्याय लोक वित्त पे चर्चा करेंगे। क्या लोक वित्त, जिसे पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। लोक वित्त में बहुत सारे डेटा निकल के आएंगे। राजस्व प्राप्ति क्या होते हैं, राजस्व व्यय क्या होते हैं, अधिक के क्या होते हैं, अधिक क्या होते हैं या घाटा क्या होता है, ये सब निकल के आएंगे। ठीक, तो दोस्तों इसी की कड़ी में दोस्तों हम पढ़ेंगे। अब ये बजट से संबंधित होता है। बजट के उद्देश्य को पूरा करने का ये कार्य करता है लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। ठीक, तो थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ में पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक ना, पूरा नहीं पढ़ो, पहला लाइन को बस पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद आपका मैं कंसेप्ट बिल्ड करूंगा। उसके बाद हम पब्लिक फाइनेंस के महत्वपूर्ण जो डेटा है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए, बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है। तो बजट का जो उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। तो सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके, इसी को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों बजट। वैसे बजट के बहुत सारे परिभाषा हैं, आगे चर्चा करेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पे। ठीक ना, लेकिन याद रखना कि इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। बजट का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। अब बजट का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा मतलब पब्लिक फाइनेंस चाहिए। ठीक ना, लोक वित्त चाहिए, तभी तो दोस्तों हम सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में खर्च कर पाएंगे। ठीक ना, तो पैसा, अब पैसा कहां से आएगा, कहां से जाएगा, इन सब का डेटा इसी में दिया हुआ है लोक वित्त में। जैसे सरकार कहां से पैसा कमाती है, कहां कहां से सरकार किस किस सोर्स से पैसा कमाती है और कहां कहां खर्च करती है, इन सब का डेटा, सरकार घाटा में चल रहा है कि सरकार फायदा में चल रहा है, ये सब का डेटा कहां पढ़ने को मिलेगा? तो लोक वित्त में पढ़ने को मिलेगा, पब्लिक फाइनेंस में पढ़ने को मिलेगा। चलिए, इससे संबंधित में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। ठीक, देखिए, ये मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज समझना कि हमारे छत्तीसगढ़ बोलूं चाहे मैं भारत बोलूं, मैं छत्तीसगढ़ के पर्पज से बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ सरकार के पास 3 गुल्लक है। 3 गुल्लक मतलब 3 फंड होते हैं। क्या क्या फंड? एक संचित निधि होता है, दूसरा आकस्मिक निधि होता है और तीसरा लोक लेखा निधि होता है। लेकिन सबसे बड़ा फंड, सबसे बड़ा निधि या सबसे बड़ा कोष संचित कोष होता है, संचित निधि होता है। यही गुल्लक है, इसमें पैसा कहां से आएगा, ठीक, और कहां से जाएगा, इसके बारे में है। मतलब इस कोष में पैसा कहां कहां से आता है और इस कोष से निकालकर पैसा कहां कहां खर्च किया जाता है, इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, पैसा कहां से आता है, मतलब इस कोष में पैसा की प्राप्तियां, रिसिप्ट्स कहां से होती है। मतलब इस पैसा में इनकम, आय कहां से? प्राप्तियां मतलब आय, आय, ठीक, आय मतलब प्राप्तियां, रिसिप्ट बोला जाता है। ठीक, और व्यय कहां कहां से होगा? व्यय, ठीक, व्यय कहां कहां से, मतलब व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, कहां कहां खर्च किया जाएगा। अब व्यय क्या क्या हो सकता है? जैसे सैलरी देने में, कर्मचारियों को सैलरी देने में, पेंशन देने पे, कोई भवन बनाना हो, सड़क बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना हो, तो व्यय है, एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है। ठीक, और प्राप्तियां, तो प्राप्तियां 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राजस्व प्राप्ति, एक होता है क्या? राजस्व प्राप्ति, और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। अब प्रश्न उठता है, सर यह राजस्व प्राप्ति कहते किसे हैं? आखिर राजस्व प्राप्ति होता क्या है? चलिए समझ लेते हैं। राजस्व प्राप्ति का दोस्तों अर्थ समझ लेते हैं। ठीक, पहले समझते हैं राजस्व प्राप्ति को। राजस्व प्राप्ति कहते क्या है? इसके 2 मानक है राजस्व प्राप्ति के, 2 मानक। क्या? जिसके लिए देता ना हो, जिसके लिए
देता ना हो, देता देता ना हो। और दूसरा मानक है संपत्ति में कमी नहीं आना चाहिए, संपत्ति में कमी ना आए, यह कहलाता है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति, सरकार के पास जो पैसा आता है राजस्व से, वो राजस्व प्राप्ति है। तो राजस्व प्राप्ति में क्या क्या शामिल होगा, तो इसका क्लू क्या है, जिसके लिए देता ना हो, मतलब सरकार जो पैसा प्राप्त करेगा उसको वापस नहीं करेगा, सरकार उसको वापस करना ना पड़े, उसको कहलाता है देता। जैसे लाइबिलिटी ना हो, जैसे आपकी लाइबिलिटी है, मतलब आप देता है, जैसे मैंने आपको उधार में दिया 500, जैसे आपको मैंने 500 उधार दिया, ठीक, तो आपकी लाइबिलिटी है, आपकी देता है, आप देते हैं, मेरे को वापस करेंगे एक समय में, इसे देता कहा जाता है, आपको देना पड़ेगा, इसी को लाइबिलिटी कहा जाता है। तो आप लाइबिलिटी हो गए। जैसे मैं आपको 500 गिफ्ट में दे दिया, तोहफा में दे दिया, प्यार का तोहफा तेरा, ठीक, तो आप लाइबिलिटी नहीं है, आपका लाइबिलिटी नहीं है, आपको वापस करना नहीं पड़ेगा, आप देता नहीं कहलाएंगे। यदि मैं 500 को आपको उधारी देता हूं तो आप देता कहलाएंगे, लाइबिलिटी है आपका। यदि 500 आपको मैं गिफ्ट में देता हूं तो आप देता नहीं कहलाएंगे, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक। तो सरकार की वो पैसे जिसको सरकार को वापस करना ना पड़े, मतलब सरकार कहीं से उधारी ना लिया हो, वे पैसे कहलाते हैं क्या, देता ना होना, राजस्व प्राप्ति। ऐसे पैसे कहलाते हैं राजस्व प्राप्ति, ठीक। और संपत्ति में कमी ना आए, मतलब जो भी संपत्ति हमारे यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एनटीपीसी प्लांट है, बाल्को प्लांट है, इसको बेचना ना पड़े, या इसका विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट करना ना पड़े, इसकी कोई शेयर को बेचना ना पड़े, ऐसे पैसा प्राप्त होते हैं सरकार के पास, वो राजस्व प्राप्ति कहलाते हैं। जैसे राजस्व प्राप्ति में क्या दो प्रकार के हो सकते हैं, राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, दो प्रकार के। एक कर राजस्व, कर से जितने भी प्राप्त होते हैं, जैसे कर राजस्व में कर हो गया, टैक्स, क्या हो गया, अधिभार हो गया, क्या हो गया, कर के बाद क्या आता है जी, अधिभार, सरचार्ज सुने होंगे, अधिभार, कर हो गया, अधिभार हो गया, शेष सुने होंगे, शेष सरचार्ज सुने होंगे आप लोग, ठीक, या उपकर सुने होंगे, एक होता है उपकर, उपकर। तो जो कर से, अधिभार से या उपकर से जो पैसा सरकार को प्राप्त होता है, अब कर में बहुत सारे कर हो गया, टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, ये सब बहुत सारे टैक्स के प्रकार हैं। तो टैक्स से, उपकर से, अधिभार से जो पैसा प्राप्त होते हैं, तो सरकार क्या जनता को वापस करता है क्या, नहीं करता है। इससे कई संपत्ति में कमी आती है क्या, तो नहीं आती है। तो ऐसे पैसा सरकार की दोस्तों राजस्व प्राप्ति कहलाते हैं, राजस्व प्राप्ति जो कर से प्राप्त होता है। और दूसरा गैर कर राजस्व से प्राप्त हो। राजस्व प्राप्ति दो प्रकार के होते हैं, एक कर राजस्व प्राप्ति और दूसरा गैर कर राजस्व प्राप्ति। गैर कर में क्या क्या आ सकता है, तो कंपनी से प्राप्त आय। अब देखिए एनटीपीसी सरकार की कंपनी है ना, एचपीसीएल, बीपीसीएल ये सब सरकार की कंपनी है, तो वहां से पैसा सरकार को प्राप्त हो रहा है ना, तो कंपनी से प्राप्त आय, कंपनी से प्राप्त आय, कंपनी से प्राप्त आय क्या कहलाएगा, गैर कर राजस्व कहलाता है, ठीक। ठीक, सरकारी कंपनी से ना, कौन सी कंपनी, ऐसे नहीं प्राइवेट कंपनी से प्राप्त आय नहीं, सरकारी कंपनी से प्राप्त आय गैर कर राजस्व श्रेणी में आता है। और रेलवे से प्राप्त आय गैर कर राजस्व है। अब रेलवे सरकार की है, अब टिकट देते हैं तो सरकार की पैसा है ना वो, तो रेलवे से प्राप्त आय, रेलवे से प्राप्त आय गैर कर राजस्व है। गैर कर क्या है दोस्तों, राजस्व है, ठीक। विदेशों से प्राप्त अनुदान, विदेशों से प्राप्त अनुदान, विदेशों से प्राप्त अनुदान ना, उधारी नहीं, अनुदान। मान लो कोई विदेश, अमेरिका छत्तीसगढ़ को अनुदान दिया है, ग्रांट दिया है, तो वो गैर कर राजस्व में आएगा। यदि अमेरिका ने छत्तीसगढ़ को उधार दिया है तो दोस्तों वो पूंजीगत प्राप्ति में आएगा, पूंजी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, ठीक। तो राजस्व प्राप्ति ये होते हैं। अब राजस्व का व्यय होता है, राजस्व प्राप्ति हो तो राजस्व व्यय होगा। राजस्व व्यय क्या, तो बुजुर्ग को पेंशन देने पे, जो नौकरी वाला उसको पेंशन देने पे खर्च किया जाएगा। कर्मचारी का वेतन, जितने भी कर्मचारी है तो कर्मचारी का वेतन,
का वेतन, ये क्या कहलाएगा? राजस्व व्यय कहलाएगा। ठीक, छात्रवृत्ति योजना, महतारी वंदन योजना, जितने योजना में व्यय किया जाता है ये सब राजस्व व्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगला कंसेप्ट आपको समझना है कि मान लो राजस्व प्राप्ति हुआ, राजस्व प्राप्ति हुआ। राजस्व प्राप्ति मतलब क्या क्या राजस्व प्राप्ति हो सकता है, कहां से? तो टैक्स से, सरकारी कंपनी से, रेलवे से, सब राजस्व प्राप्ति हुआ। ठीक, राजस्व प्राप्ति में हम राजस्व व्यय को घटा देंगे, राजस्व व्यय को घटा देंगे, व्यय को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस है। मान लो दोस्तों जो भी वैल्यू निकल के आएगा, मान लो माइनस में निकल के आया, इसको घाटा कहेंगे कि सरकार को राजस्व घाटा हुआ है। यदि जो वैल्यू प्लस में निकल के आता है तो सरकार को राजस्व अधिक्य हुआ है, उसको अधिक्य कहा जाता है, अधिक्य कहा जाता है। ये दोस्तों बेसिक कंसेप्ट है ना, ताकि हम इस पब्लिक फाइनेंस चैप्टर को समझ सके। ये बेसिक समझ आपका मैं डेवलप किया हूं। वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम बाद में डील करेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पे। इंपॉर्टेंट डेटा क्या कहता है इस पर? ठीक, देखिए क्या कहता है इंपॉर्टेंट डेटा। देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में, मतलब पिछला वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात हो रही है, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां, मतलब कुल राजस्व प्राप्ति में क्या क्या शामिल होंगे? इसमें दोस्तों कर राजस्व भी प्राप्ति शामिल होगा, कर राजस्व पढ़ चुके हैं हम लोग, कर राजस्व भी शामिल होगा इसमें, और इसमें गैर कर राजस्व भी शामिल होगा, गैर कर राजस्व भी शामिल होगा, राजस्व। ये दोनों को मिला के दोस्तों कुल राजस्व प्राप्ति बोल रहे हैं। कुल राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति दो प्रकार के होते हैं, एक कर राजस्व प्राप्ति, दूसरा गैर कर राजस्व प्राप्ति। लेकिन यहाँ पर कुल शब्द लिखा हुआ है, मतलब कर से प्राप्त आय और गैर कर से प्राप्त आय। ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में 13.07% वृद्धि हुई है। तो कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 13.07% की वृद्धि हुई है। 13.07% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद हो जाना चाहिए, डेटा याद हो जाना चाहिए। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में राजस्व प्राप्ति में 13.07% का क्या हुआ है जी? वृद्धि हुआ है 2023-24 की तुलना में। ठीक है, तो 13% की क्या हुआ है जी? वृद्धि हुआ है। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद कर लेना है। ठीक, इसको याद कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कर राजस्व में, कुल कर राजस्व मैंने बताया था दोस्तों, जो राजस्व प्राप्ति होता है, राजस्व प्राप्ति होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, कर राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्ति, और दूसरा होता है आपका गैर कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व प्राप्ति होता है ना। हम बात कर रहे हैं क्या? हम बात क्या कर रहे हैं? कुल राजस्व, कर राजस्व, कुल कर राजस्व, मतलब ये वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं। कुल कर राजस्व जिसमें कर से, उपकर से, अधिभार से पैसा प्राप्त होता है, टैक्स से प्राप्त होता है पैसा। तो कुल कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 16.61% की वृद्धि हुई है। टोटल राजस्व प्राप्ति में, टोटल राजस्व प्राप्ति में 13.07% की वृद्धि हुई है, जबकि कर राजस्व प्राप्ति में 16.61% वृद्धि हुई है, अनुमानित है। ठीक, चलिए ये वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 74.42% अनुमानित है। देखिए इसका मतलब समझिए, मतलब कुल राजस्व प्राप्ति में, मान लो कुल राजस्व प्राप्ति कितना रुपए का हुआ है? 100 रुपए का हुआ है। तो 100 रुपए में दोस्तों
₹74.42, ₹74.42 कर राजस्व से प्राप्त हुआ है। ₹74.42 कर राजस्व से प्राप्त हुआ है। अर्थात इसको मैं परसेंट में बात करूं दोस्तों, तो जितना भी राजस्व प्राप्ति हुआ था उसमें से 74.42% केवल कर राजस्व से प्राप्त हुआ है। सरकार को कर राजस्व से प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान कर भिन्न राजस्व का है, ठीक। वर्ष 2024-25 के कुल गैर कर राजस्व, इधर आते हैं, कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 58.07% अनुमानित है। मतलब गैर कर राजस्व में 58.07% अनुमानित है, ठीक है जी, 2024-25 में, ठीक। योगदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति रुपए, मतलब अब टोटल राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है, ये राजस्व प्राप्ति टोटल, तो दोस्तों 1,25,09,000 नहीं, 1,25,900 करोड़ रुपए, 1,25,900 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार की क्या है, राजस्व प्राप्ति है ना, राजस्व प्राप्ति केवल रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो सरकार के पास रेलवे से, कंपनी से, टैक्स से, कर से, अनुदान से टोटल कितना इनकम प्राप्त हुआ है, तो 1,25,900 करोड़ प्राप्त हुआ है। एवं राजस्व व्यय इतना प्राप्त हुआ, और व्यय कितना खर्च कर दिया, राजस्व खर्च पेंशन में, सैलरी में, महतारी वंदन योजना में, कर्मचारी को चाय पिलाने में, कर्मचारी के गाड़ी खरीदने में कितना खर्च कर दिया, तो दोस्तों 1,24,840 रुपए करोड़ खर्च कर दिया, 1,24,840 करोड़ खर्च कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम 1,25,900 करोड़ की क्या हुआ है, प्राप्ति हुआ है, राजस्व प्राप्त हुआ है सरकार को। और राजस्व व्यय कितना किया है, तो 1,24,000 है, 1,24,840। अब इसको माइनस करेंगे तो निकल के आएगा क्या, 1,059.99 करोड़। देखिए अब ये डेटा माइनस में नहीं है, माइनस में रहता तो घाटा होता सरकार को, ये वैल्यू प्लस में है, मतलब सरकार को राजस्व अधिक्य हुआ है, ठीक। राजस्व क्या हुआ है, अधिक्य, मतलब इसमें राजस्व के श्रेणी में सरकार को किसी भी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है, सरकार को राजस्व अधिक्य हुआ है, सरकार लाभ में चल रहा है, ठीक। तो इतना राजस्व प्राप्ति हुआ, इतना खर्च हुआ, और सरकार के पास इतना लाभ हुआ, अधिक्य शेष बच गया, मतलब सरकार अभी फायदा में है, बेनिफिट में है, तो राजस्व अधिक्य। अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ सरकार राजस्व घाटा में चल रहा है, तो नहीं, राजस्व घाटा में नहीं चल रहा है, राजस्व अधिक्य में चल रहा है। घाटा में चल रहा है जरूर, लेकिन राजकोषीय घाटा में चल रहा है। राजकोषीय घाटा अलग होती है और राजस्व घाटा अलग होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। तो सरकार राजस्व घाटा में नहीं है, राजस्व अधिक्य में है, जबकि सरकार राजकोषीय घाटा है। हमारा राजकोषीय घाटा होता है, राजस्व घाटा नहीं होता है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वही है, ये वही डेटा है, देखिए ऊपर में जो डेटा मैं बताया हूं दोस्तों, वो A to Z आपको याद होना चाहिए, A to Z। देखिए वार्षिक बजट वर्ष 2024-25, मतलब पिछला बजट 2024-25, अभी जो बजट पेश किया गया है वो 25-26 का बजट है। ये जो बजट है पिछला वाला बात हो रहा है ना, तो क्या कहते हैं, वार्षिक बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। बजट मात्र आय एवं व्यय का पत्रक नहीं होता है जी, बजट मात्र आय एवं व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि वह यह शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र होता है, ठीक। यहाँ पास बजट के माध्यम से क्या है, तो बजट दो चीजें हैं। बजट किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछे तो दो चीजें हैं। देखिए
अगर अरे यार देखिए, अगर आपसे पूछे कि भाई बजट क्या है, कोई पूछे बजट, बजट क्या है, तो बजट को बोलेंगे दो चीजों में, दो बार परिभाषित करेंगे आपको। पहली बात तो ये आय एवं व्यय का, आय मतलब इनकम एवं व्यय का, आय एवं व्यय का क्या है, लेखा जोखा है, लेखा जोखा है, मतलब एक प्रकार का पत्रक है, लेखा जोखा। ठीक। और दूसरा शासकीय नीतियों का, शासकीय नीतियों का घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र है। केवल आप बजट को आय एवं व्यय का लेखा जोखा कहते हैं तो परिभाषा अधूरा है। तो बजट आय एवं व्यय के लेखा जोखा के साथ साथ शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र भी होता है, इसी को बजट कहा जाता है जी। ये दोस्तों स्टैंडर्ड परिभाषा है, कई लोग परिभाषित करते हैं तो सिर्फ आय एवं व्यय का लेखा जोखा कह देते हैं, वो अधूरा परिभाषा है। पूरा परिभाषा ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए चलिए, तो वार्षिक बजट ये पढ़ते हैं हम, क्या कहता है देखिए। देखिए घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र होता है, पढ़ चुके हैं। वर्ष बजट वर्ष 2024-25 इस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया कि राज्य की विकास आवश्यकताओं एवं अतिरिक्त कर भार के बीच उचित संतुलन बना रहे। ठीक। वर्ष 2022-23 इंपॉर्टेंट नहीं है, 23-24 इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये वाला डेटा आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है दोस्तों 2024-25 में कम होकर क्या हो गया है हमारा 19,695 करोड़ अनुमानित है। ठीक। अब इसको टेबल के माध्यम से बताया गया है। क्या वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटा किसे कहा जाता है, तो राजस्व घाटा कहा जाता है जी। राजस्व घाटा कितना है, तो 19,695 करोड़ रुपए हम घाटा में चल रहे हैं जी। क्या, तो क्या घाटा में, तो राजकोषी घाटा। जैसे हम बाहर से उधार लेते हैं ना, बाहर से जो भी हमारा सरकार की जितनी उधारी है ना, वही राजकोषी घाटा कहलाती है। सरकार की टोटल कुल उधारी राजकोषी घाटा कहलाती है। मतलब राजकोषी घाटा कितनी है सरकार की, तो 19,695.63 करोड़ रुपए राजकोषी घाटा है, राजस्व घाटा नहीं है, राजकोषी घाटा है। चलिए डेटा समझते हैं, सरकार के पास कितना आय होता है, कितना व्यय होता है, कितना घाटा होता है। देखिए सरकार के पास राजस्व प्राप्ति कितना है, पढ़ चुके हैं 2024-25 में 1,25,900। राजस्व व्यय कितना है, तो 1,24,840.01 राजस्व व्यय है। सरकार के पास राजस्व घाटा हुआ है कि राजस्व अधिक हुआ है, तो घाटा नहीं हुआ है सर, राजस्व अधिक हुआ है। कितना, तो 1,059.99 करोड़ का क्या हुआ है, अधिक हुआ है। पूंजीगत प्राप्ति पढ़ चुके हैं, पूंजीगत प्राप्ति कितना हुआ है सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को, तो 21,600 करोड़, 21,600 करोड़ पूंजीगत प्राप्ति हुआ है। पूंजीगत व्यय कितना हुआ, पूंजीगत व्यय मतलब आधारभूत संरचना का निर्माण करना ही, आधारभूत संरचना का विकास करना ही पूंजीगत व्यय कहलाता है। नहरों का निर्माण, बीज का निर्माण, रेलवे का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, ये सब पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो पूंजीगत व्यय 22,300 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब ऋण एवं अग्रिम की बात करें दोस्तों, इसमें भी हम अधिकतम है 305 करोड़, 305 करोड़ का क्या है, अग्रिम है जी, ऋण नहीं है। कुल प्राप्तियां कितने हैं दोस्तों, कुल टोटल कुल प्राप्तियां मतलब राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति मिला के कुल प्राप्ति कितना हुआ है, तो कुल प्राप्ति हुआ है दोस्तों देखिए 1,47,05,000 नहीं, 1,47,500 नहीं, 14,07,500 बोले इसको, 14,07,500 करोड़ कुल प्राप्ति हुआ है। 1,47,500 करोड़ कुल प्राप्ति, अरे यार इसको ऐसा पढ़ो, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,47,500
इसको अच्छे से मिटा के पढ़ते हैं। देखिए 1,47,500 करोड़ कुल प्राप्ति हुआ है। कुल व्यय कितना है? तो 1,47,445 क्या हुआ है? कुल व्यय हुआ है। वर्ष के शुद्ध लेन देन कितना हुआ? तो इतना आपका बचत हुआ है। राजकोषीय घाटा कितना है छत्तीसगढ़ में? तो राजकोषीय घाटा याद रखने दोस्तों पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की राजकोषीय घाटा कितनी है? तो 19,695 करोड़ 19,695 करोड़ राजकोषीय घाटा है छत्तीसगढ़ की। इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाला। छत्तीसगढ़ की राजकोषीय घाटा कितना? तो 19,695 करोड़ राजकोषीय घाटा है। माइनस में है, देखिए जो माइनस में है दोस्तों वो घाटा कहलाती है, जो प्लस में रहता है वो अधिक के कहलाता है। तो ऊपर के सब वैल्यू प्लस में है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ठीक, कल दोस्तों हम राजस्व प्राप्ति भी, अब वही राजस्व प्राप्ति कल यहां से स्टार्ट करेंगे। कल में चैप्टर खत्म हो जाएगा। राजस्व प्राप्ति, इसका वैल्यू क्या है सबको कैलकुलेट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैं याद करके बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक ना, थैंक यू।